वेलकम यू ऑल। आज का टॉपिक जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब्स लॉ बोल सकते हैं आप, या कूलम्ब्स फोर्स। इससे पहले हमने चार्ज पढ़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, और उसमें हमने लोवेस्ट पॉसिबल चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर जो क्वार्क्स हैं उनके बारे में भी चार्ज पढ़ा था, बारे में पढ़ा था। तो आज का टॉपिक होगा वो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस कितना होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। जो कूलम्ब्स फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है साइन ऑफ चार्ज पे। चार्ज पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव होगा, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो रिपल्सिव होगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो रिपल्सिव होगा। यानी कि लाइक चार्ज रिपल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। ये आप पढ़ते आए हैं बहुत टाइम से। और सबसे बड़ी बात है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो मास डिपेंडेंट है वो ओनली अट्रैक्टिव नेचर है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्ज डिपेंडेंट है। और हमारे पास दो टाइप के चार्जेस हैं और यहाँ पे फोर्स भी दो टाइप के होंगे। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ चार्ज डिपेंडेंट, यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो हम बोल सकते हैं कि इट इज चार्ज डिपेंडेंट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज चार्ज डिपेंडेंट। सेकेंड, it can be repulsive or attractive depending upon the sign of charges। ठीक है। तीसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है ये नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स है, इसमें कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है आपस में। ये नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स है, जिसे हम फील्ड फोर्स भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स, यानी कि फील्ड फोर्स है। इसमें फील्ड पार्टिकल होता है जो फोर्स को कैरी करता है। अब वो फील्ड पार्टिकल क्या है, ये जरा डीप डिस्कशन है, खुद भी देख सकते हैं आप। चौथा जो है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये सेंट्रल इन नेचर है, ये सेंट्रल फोर्स है। यानी कि अगर आपके पास चार्ज स्ट्रक्चर है और दो चार्ज स्ट्रक्चर है आपके पास, जो फोर्स होगा वो सेंटर से होगा, इसके सेंटर से होगा, ये सेंट्रल नेचर। यानी कि अगर ये चार्जर बॉडी है, इसमें बहुत सारे चार्जेस है, जो फोर्स दैट मींस फ्रॉम द सेंटर एज इफ द होल चार्जेस आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। जैसे आप सेंटर ऑफ मास में कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर ऑफ मास ये है, तो आप कहते हैं जैसे होल मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास पे इसको बैलेंस करते हैं आप। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, जैसे ये मून है ये अर्थ है, आप जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं मून और अर्थ के दरमियान, आप सेंटर ऑफ मास यानी कि दूसरे के सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इसके सेंटर से इसके सेंटर तक आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से चार्जेस में भी सेंटर से ही डिस्टेंस ली जाती है, एक चार्ज स्फीयर से दूसरे चार्ज स्फीयर तक की जो डिस्टेंस देखी जाती है वो फ्रॉम द सेंटर। और इस सेंटर पे जैसे कि सारी चार्ज कॉन्सेंट्रेट होती है, जैसे कि सेंटर ऑफ मास में होता है। इनके सब सेंटर ऑफ मास वी टेक द होल मास is concentrated at the center of mass, and in case of charges we take the as if the charges are concentrated at the center। तो यानी कि इन सब चार्जेस का जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा वो फ्रॉम सेंटर होगा, सेंटर ऑफ चार्ज स्फीयर से। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो कूलम्ब्स फोर्स है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, और ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह भी ये नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स है, इसमें भी फील्ड पार्टिकल है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमें कूलम्ब्स लॉ के पहले हमें जान लेनी चाहिए थे। इसके बाद एक और ग्रेविटी में भी है शेल थ्योरम, शेल थ्योरम 1 और शेल थ्योरम 2, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शेल थ्योरम्स है। शेल थ्योरम क्या बताती है हमें, इसके ऊपर से हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक चार्जड शेल है, सपोज चार्जड स्फेरिकल शेल है, अब मैंने पॉजिटिव बना दिया, यहां मैं नेगेटिव बना सकता हूं, लेकिन कंडीशन है कि चार्ज स्फेरिकल शेल है। तो चार्ज स्फेरिकल शेल
अगर बाहर किसी पॉइंट को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज स्फेरिकल शेल। तो द फोर्स विल बी एज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। चार्ज स्फेरिकल चार्ज शेल थ्योरम का फर्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है कि हमारे पास अगर स्फेरिकल चार्ज शेल है और हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट जो भी है इस स्फेरिकल चार्ज शेल के बाहर जो भी पॉइंट है कहीं भी, उन पे जो फोर्स होगा दैट विल बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। ये वही पॉइंट हो गया कि एज इफ द होल चार्जेस आर कंसंट्रेटेड एट द शेल। इसका ये भी मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास यहां सरफेस पे 3 चार्जेस है, आप ये वाली डिस्टेंस कंसिडर नहीं कर सकते हैं सरफेस, आपको सेंटर से डिस्टेंस कंसिडर करनी है। और इस चार्ज का इफेक्ट, इस चार्ज का इफेक्ट, इस चार्ज का इफेक्ट, इस चार्ज का इफेक्ट अलग अलग है, लेकिन उनका रिजल्टेंट यहां से होगा, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो सेंटर से होगा। यानी कि द टोटल फोर्स विल बी द वेक्टोरियल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस फ्रॉम इंडिविजुअल चार्जेस, दे आर एडेड वेक्टोरियली एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल ऑन दिस वेरी पॉइंट। ये फर्स्ट शेल थ्योरम है। सेकंड शेल थ्योरम हमारे पास बोलती है कि अगर यही स्फेरिकल शेल हमारे पास है, चार्ज स्फेरिकल शेल, इनसाइड यानी कि अंदर, there will be no electrostatic force, it will be equal to 0। यानी कि inside the spherical shell you will not experience any electrostatic force, outside the shell you will be experiencing the electrostatic force, and depending upon the distance you will experience the strength as well as intensity of that very force। तो ये दो शेल थ्योरम्स है कि पहला एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, दूसरा इनसाइड के लिए। इनसाइड द स्फेरिकल शेल देयर यू विल नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये शेल थ्योरम थी। इसके बाद हम चलते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हमने कंडक्शन में कहा था कि सपोज हमारे पास एक चार्जड स्फीयर है, सपोज इसके पास 6 चार्जेस है, और यहां से मैंने एक बॉडी लाई, इसके बाद सपोज यहां 3 चार्ज पॉजिटिव चार्जेस है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कंडक्शन में कैसे होगा कि ये यहां एक्सचेंज ऑफ चार्ज तब तक चलेगा जब तक ना दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अगर इसके पास से पॉजिटिव मैं बताता हूं, इसकी एग्जांपल ऐसे देते हैं। सपोज दिस इज प्लस माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा है, दिस इज प्लस माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव एक ही है। तो अगर ये हम इन कांटेक्ट लाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ 3 पॉजिटिव एक्सेस है, तो सपोज 4 पॉजिटिव एक्सेस है, 3 पॉजिटिव एक्सेस है, तो एक प्लस माइनस और एक यहां जाएगा, प्लस माइनस प्लस और प्लस, तब तक एक्सचेंज ऑफ चार्जेस चलता रहेगा जब तक ना ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ये चार्जिंग में कंडक्शन थी, हमने बताया था। अब यहां पे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे स्टडी करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है। तो सपोज मेरे पास एक स्फीयर है, तो स्फीयर, इसके पास चार्ज क्यू है, ये चार्जर स्फीयर है, चार्जर से याद रख ले। ये चार्ज स्फीयर है, इसके पास चार्ज क्यू है। मेरे चाक खत्म हो गए हैं, जस्ट 1 मिनट में चाक लाता हूं। हाँ चले कंटिन्यू। ये छोटे छोटे टुकड़े थे मेरे पास, हाथ में नहीं आ रहे थे। तो एक स्फीयर है जो चार्जड है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसकी चार्ज क्यू है। तो यहां से मैं एक स्फीयर लाता हूं, इसके पास जो न्यूट्रल है, इसका चार्ज 0 है, नेट चार्ज, न्यूट्रल बॉडी है। तो मैक्सिमम चार्ज ये वाला स्फीयर इसमें कितना ट्रांसफर कर सकता है, हम कैसे इसको देख सकते हैं कि मैक्सिमम चार्ज ट्रांसफर कितना हो सकता है, यानी इक्विलिब्रियम कैसे कब एग्जिस्ट हो सकता है, जब और उसमें कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। अगर हमारे पास क्यू है
और ये न्यूट्रल है और ये चार्ज Q है। तो ऑब्वियसली ये तब तक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जब तक ना इसका भी हाफ हो जाएगा, यानी कि Q जो ये बॉडी A है और ये बॉडी B है, A बॉडी का चार्ज भी Q/2 हो जाएगा और B का भी Q/2 होगा। ये चार्ज B भी Q/2 चार्ज ले लेगा। मैक्सिमम इतना ही डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, हाफ हाफ। आल्दो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लाइक मैं बता दूंगा हम कैसे कितने सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सपोज एक है, इसके पास Q चार्ज है A के पास, ये B है, इसने इसको हाफ दिया, ये Q/2 बन गया, A भी Q/2 बन गया। सपोज इसने अपने पास 75% रखा, देन 3/4Q, तो ये 25% ले लेगा, 1/4Q। सपोज ये अपने पास 7/4Q ले लेगा, इसके बाद -3/4Q हो जाएगा। तो बहुत सारे चार्ज ट्रांसफर के वैल्यूज हो सकते हैं। मैक्सिमम जो ट्रांसफर होगा वो ये Q/2 ले सकता है, ये Q/2 ले सकता है। अब ये इक्विलिब्रियम में आ गए दोनों। जब ये इक्विलिब्रियम में आ गए तो चले मैं हटा देता हूं B को, तो B के पास है अब चार्ज कितना, Q/2। मैं एक और सेंट्रल बॉडी लेता हूं, सॉरी न्यूट्रल बॉडी C लेता हूं। अब मैक्सिमम जो ये B है Q/2 अपना हाफ दे देगा। ऑब्वियसली जहां से यहां Q ने अपना हाफ दे दिया तो ये भी अपना हाफ दे सकता है, मैक्सिमम चार्ज ट्रांसफर कर सकता है। हाफ से भी ज्यादा नहीं कर सकता ना। तो जब इसका हाफ हो जाएगा, B पहुंचेगा कहां पे, Q/4 पे, और C भी पहुंचेगा किस पे, Q/4। तो C तो Q/4 ही ले जाएगा, क्योंकि Q/2 का हाफ Q/4 होगा और ये खुद हाफ पे पहुंचेगा, यानी कि Q/2 डिवाइड बाई 2 Q/4 पे पाएगा। यहां तो Q/2 तो आ जाएगा। अब जो C मेरे पास आ गया, इसके पास चार्ज आ गया, वो Q/4 आ गया। अब मैं यहां से न्यूट्रल बॉडी D ला रहा हूं। अब इसका हाफ मैक्सिमम ट्रांसफर इसमें हो जाएगा। तो इस Q/4 जो C है ये कहां पहुंचेगा, अब Q/8 पे, और जो D है Q/4 का हाफ Q/8 और Q/4 का हाफ Q/8, और हाफ तो D में जाएगा तो Q/8 D में जाएगा। अब Q/D को मैं ले रहा हूं, मैं न्यूट्रल बॉडी ला रहा हूं ना। अब Q/8 D वाली बॉडी है, यहां से मैं E बॉडी ला रहा हूं। अब Q/8 का हाफ जाएगा, वो कितना जाएगा, Q/16। इसमें कितना रह जाएगा, इसमें भी चल जाएगा Q/16 ऑब्वियसली। अब D भी रह गया Q/16 पे, E बन जाएगा Q/16। ऐसे करते करते अब अगर मैं E जिसके पास Q/16 है, उसके पास न्यूट्रल बॉडी F लाता हूं, तो इसका हाफ, तो E बचेगा अब कितना, Q/32, और F कितना जाएगा, Q/32। इसका हाफ देखो, हाफ यहां चला जाएगा। ऐसे करते करते आप देख सकते हैं कि कहां तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, फ्रॉम वन प्लेस गोइंग टू another sector and now going on. You obviously becomes the multiples of 2 raised power 2 becomes 4 into 2 becomes 8 into 2 becomes 16 into 2 becomes 32, then into 2 becomes 64, then into 2 becomes 128, then 256, and going on. यानी कि ये तो 2 square, 2 cube, 2 raised power 4, 2 raised power 5, then 2 raised power 6, then 2 raised power 7, then 2 raised power 8. You can otherwise take it like 2 raised power n तक, this one q divided by 2 raised power n तक आप जा सकते हैं। You can make it like a distribution. तो ये एक तरीका डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज में ऐसे। Now let us study about the Coulomb's force between the two charges. अब हमारे पास यही एक चार्ज Q है, suppose Q1 and another charge is Q2,
and they are separated to some distance r. अब कूलम क्या कहता है, और यहां distance r, if I take this sphere from the center of sphere to this the center of sphere that I earlier discussed, the distance are taken from the center of sphere where the whole charge is concentrated. We can take it in that way. तो कूलम्स कहता है कि इन दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइन। आप पॉजिटिवली चार्ज के दरमियान देख रहे हो या नेगेटिवली चार्ज के दरमियान देख रहे हो, या आप पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान देख रहे हैं। Then according to Coulomb's law, स्केलर फॉर्म देखते हैं पहले, स्केलर फॉर्म ऑफ Coulomb's law। The scalar form of Coulomb's law says that the electrostatic force between the two charges is directly proportional to the product of charges, and the same force is inversely proportional to the square of distance between the two. Simple statement. जितने चार्जेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जितना चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उतना ज्यादा फोर्स होगा, और जितने ये दूर होंगे उतना फोर्स कम होगा, जितने पास आ जाएंगे फोर्स ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, यानी कि साइमल्टेनियस इफेक्ट है, यहां पे इस बाई प्रोडक्ट है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, द टू सेम टू चार्जेस। So F is equal to K Q1 Q2 bata R square. This is Coulomb's force. K is Coulomb's constant. K is Coulomb's constant. And K is equal to 1 over 4 pi epsilon naught. But epsilon naught is permittivity of free space. Permittivity of फ्री स्पेस। इस पे हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, इसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके ऊपर अलग लेक्चर होगा। सिंपली आप याद रखें, के इज कूलम्ब्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में आपका F इज इक्वल टू G बटा R स्क्वायर। अगर एक मास m है, ये स्मॉल मास m है, इनके दरमियान डिस्टेंस r है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहाँ पे कूलम्ब्स कांस्टेंट है। आप ये भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K का ये वैल्यू है, K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो आप हमेशा याद रखिए कि K का वैल्यू ये होता है। जब भी आपको सॉल्व करना होगा, ये यहाँ पे लिख के रखें यहाँ पे। लेकिन अगर आप K को 1 over 4 pi एप्सिलॉन सूत्र में रखते हैं, तो यहाँ पे एप्सिलॉन का अपना वैल्यू है 8.85 माइनस 1012, वो मैंने कहा कि बाद में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज अ स्केलर फॉर्म ऑफ Coulomb's law. It states that, I shall repeat again the definition of Coulomb's law. It states that if two charges Q1 and Q2 separated by distance r, then according to Coulomb's law, the electrostatic force between the two charges, that's Q1 and Q2, is directly proportional to the product of two charges, and the same force is inversely proportional to square of distance between the two charges, distance r. When I combine the two, this is directly proportionality. When I combine these two, this F directly proportional to Q1 Q2 bata r square, and directly proportionality को मैंने constant लगा दिया K. This K is constant of proportionality known as Coulomb's force constant, like it resembles with the gravitational constant G. Its value is 9 × 10⁹. ये आप लिख सकते हैं, ये स्केलर फॉर्म ऑफ Coulomb's लॉ की स्टेटमेंट है, सिंपल। अब मैंने कहा कि F इज इक्वल टू K 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। सपोज ये यही Q समान चार्ज है
और यही Q2 चार्ज है, इसके दरमियान डिस्टेंस r है। सपोज आई टेक r इज इक्वल टू 1 मीटर, Q इज इक्वल 1 कूलम, Q1 इज इक्वल टू 1 कूलम। सबस्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे। सो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9, 1 इंटू 1 ले लिया, ये भी मैंने 1 ले लिया, डिवाइड 1 स्क्वायर। So F is equal to 10 raised to power 9 Newton. But hence you can state it that the electrostatic force between two charges each of magnitude 1 coulomb separated by a unit distance is equal to 9 into 10 raised to power 9 Newton. यानी कि अगर हम एक कूलम चार्ज और एक कूलम चार्ज जो सेपरेट है बाय यूनिट डिस्टेंस r इज इक्वल टू 1 मीटर, हम अगर यूनिट चार्जेस जब वो सेपरेट होंगे बाय यूनिट डिस्टेंस, उनके दरमियान मिनिमम पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन। तो 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन इज द electrostatic force between the two unit charge each of 1 coulomb separated by a distance of 1 meter. When the two charges each of magnitude 1 coulomb separated by a distance 1 meter are separated by a distance 1 meter, the force, electrostatic force that time experienced by those two charges is equal to 9 into 10 raised to power 9। यानी कि 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन जो फोर्स है, ये दो यूनिट चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड यूनिट कूलम है, जब वो सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट, तो वो कितना फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट करते हैं, वो इतना वाला से ह्यूज फोर्स बिटवीन द टू यूनिट चार्जेस। सो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और यहां से हम न्यूटन्स थर्ड लॉ भी देखते हैं, कूलम्ब्स लॉ वैलिडिटी न्यूटन्स थर्ड लॉ के साथ भी। लेकिन इससे पहले हम वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। चार्जेस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चार्जेस आर एडेड अलजेब्रिकली, लेकिन चार्जेस जो फोर्स क्रिएट कर रहे हैं या चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, उनका अलजेब्रिक ऐड पॉसिबल नहीं है, तो वो वेक्टरली ऐड करना पड़ता है। तो पोजीशन वेक्टर भी एक पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ या वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ये भी एक वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कूलम्ब्स फोर्स का। जब हम दो चार्जेस को सेपरेट करते हैं तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसे हम कैसे वेक्टोरियली ऐड करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्यों आता है कि हम एक फ्रेम बनाते हैं, सपोज द फ्रेम, आपने एक फ्रेम ले लिया और फ्रेम में आपका एक चार्ज यहाँ पे है Q1 और एक चार्ज यहाँ पे है Q2। ऑब्वियसली ओरिजिन से इसका अपना पोजीशन वेक्टर होगा से R1 और इसका अपना पोजीशन वेक्टर होगा R2, यानी कि यू एट दिस मोमेंट within this frame you are taking the distance from the center of the frame to first charge, then this charge, then you find out the separation between the two with respect to this particular origin। वेक्टर फॉर्म में हम विद रिस्पेक्ट टू एक फ्रेम के अंदर दो चार्ज रख रहे हैं जिनके दरमियान हमें फोर्स देखना है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ये असल में सेपरेशन है, अब हमें इस सेपरेशन को चेक करना है वेक्टोरियली। तो मैंने कहा लेट टू चार्जेस Q1 एंड Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन O R1, और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन वो R2 है, और ये चलो पॉइंट A पे है और ये चलो मानते हैं पॉइंट B पे है। मुझे देखना है वेक्टर फॉर्म में इनकी जो सेपरेशन R है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, यहाँ पे मे बी 11th में पढ़ा होगा आपने वेक्टर्स में। अगर आपके पास एक वेक्टर ये काम कर रहा है और दूसरा वेक्टर ऐसे काम कर रहा है,
जब आप वेक्टर्स पढ़ते हो आप असल में फोर्स पढ़ते हो। फोर्स को समझने के लिए वेक्टर्स की जरूरत पड़ी, अदरवाइज अलजेब्रा मैथ काफी था, अरिथमेटिक्स काफी था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वेक्टर्स ही एक्सप्लेन कर पाया। अगर एक फोर्स यहां से है एक और दूसरा यहां से है, तो आप जानते हैं कि ट्राइंगल लॉ आप इस्तेमाल करके ये रिजल्ट निकालते हैं ए प्लस बी। और अगर आपका फोर्स ये ऐसे एक है और एक ऐसे है, तो ऑब्वियसली यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ आप ए अगर ये है बी है, यहाँ पे आप बी को पैरेलल डालते हैं वेक्टर, ए को पैरेलल डालते हैं वेक्टर, फिर ऑब्वियसली इसमें ट्राइंगल लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका ट्राइंगल लॉ बनेगा ए प्लस बी, फिर यही दे देगा, और यहाँ बी टू ए फिर यही दे देगा। यहाँ आपको बनेगा ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन आपका जो टारगेट होगा सेम ही होगा। यहाँ से आप यहाँ चले गए फिर यहाँ चले गए, मतलब आप यहाँ चले गए, यहाँ से आप यहाँ चले गए फिर यहाँ चले गए, मतलब आप यहाँ ही चले गए। आप ये रूट फॉलो करो या ये रूट फॉलो करो, सेम ही है आपका टारगेट। और जो वेक्टर है रिजल्टेंट वो ये है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो ये है, यहाँ मुझे इस्तेमाल करना है। या इससे पहले कि मैं वो कंडीशन इस्तेमाल करता हूं, मैं आपको पहले एक पॉइंट इस्तेमाल करता हूं। सपोज एक चार्ज Q1 है और ये Q2 चार्ज है और इनके दरमियान डिस्टेंस R है। अगर मैं मानता हूं कि फोर्स Q1 Q2 पे है, यानी Q1 का फोर्स Q2 एक्सपीरियंस कर रहा है, तो मुझे लिखने का तरीका ये है F21, ये हो गया ऑन, इसका मतलब हो गया ड्यूट, यानी कि Q, तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो F21 है। इसका मतलब हो गया है कि दो सेकंड चार्ज पे Q2 पे फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है Q1, ये हो गया ऑन, और इसका मतलब हो गया ड्यू टू, Fxy हो गया, ये हो गया ऑन या y ड्यू टू y ऑन x। तो अब ये सिंबलाइजेशन याद रखें। लेकिन फोर्स जो डिस्टेंस की डायरेक्शन होगी वो आप Q1 से Q2 जा रहे हो, फोर्स ऐसे जा रहा है। अगर आप डायरेक्शन पार्ट लिखेंगे, ये मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। लेकिन यहां पे जो डायरेक्शन है फोर्स की वो इस डायरेक्शन में Q2 पे, तो जो वेक्टर यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा डायरेक्शन पार्ट का, वो r कैप ऑफ 1 2 लिखा जाएगा। यानी कि एक से, यानी Q1 से Q की तरफ फोर्स की डायरेक्शन है। डायरेक्शन मींस वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा 1 to 2, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फ्रॉम 1 to 2। लेकिन अगर मैं फोर्स की सूत्र लिखता हूं तो मैं लिखता हूं कि फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, वो F21 हो गया। अगर मैं कहूंगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, वो फिर 1 to 2 की तरफ, तो 1 2 है। So F21 means force on second charge due to first charge, and R12 unit vector means direction of force from first to second, यानी कि यहाँ एरो ऐसे लगेगा यूनिट वेक्टर दिखाने के लिए। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, डायरेक्शन दिखाना। तो अगर Q1 है Q2 है, अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाना है ऐसे, फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो मैं R21 दिखाऊंगा। ये 2 से A की तरफ है, यहाँ 1 से 2 की तरफ है। लेकिन मुझे फोर्स दिखाना है 1 2, यानी कि ऑन ड्यू टू सेकंड चार्ज की वजह से फर्स्ट चार्ज पे कितना फोर्स है। और यहां चार्ज फर्स्ट से सेकंड की तरफ जा रहा है, यहाँ फर्स्ट से सेकंड की तरफ जा रहा है, यहाँ सेकंड से फर्स्ट की तरफ जा रहा है। तो ये चीजें याद रखनी लाजमी है, सिंबलाइजेशन है। तो मैं यही चीजें वहां इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर मैं मानता हूं सपोज Q1 प्रोड्यूसेस फोर्स से F1 on this Q2, so this will be the direction of the force. So force will be on second charge due to first charge, और जो R कैप होगा that will be R force due to 1 direction along 2, ये यूनिट वेक्टर होगा और ये फोर्स का होगा। तो मेरे पास एक ट्राइंगल आ गई OAB। अब याद रखें आप, O
ए बी, R2 ये R है, और मैंने खुद ले लिया डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये फ्रॉम 1 to 2, यानी कि ये मैंने फ्रॉम 1 to 2, इसका मैं R नाम मानता हूं। इसका मतलब है ये वेक्टर यहां की तरफ जा रहा है, फिर यहां की तरफ जा रहा है, और जैसे ये रिजल्टेंट होगा, जैसे मैं अभी कहा आपको, अगर एक वेक्टर यहां की तरफ जा रहा है, दूसरा यहां की तरफ जाए, ये यहां से यहां की तरफ जा रहा है, ए बी, और इनका रिजल्टेंट ये होगा, वो सी होगा। अब यही चीज को यहां इस्तेमाल करें, पहला ओ ए फिर ए बी, तो ये और ये, तो रिजल्टेंट ये है। तो मैं लिख सकता हूं यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ इन दिस डायग्राम, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी gives OB. Then I can write AB is equal to OB minus OA. AB का नाम है R, OB का नाम है R2, OA का नाम है R1। ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास R का वैल्यू आ गया, R2 माइनस R1। अब ये आप ट्रायंगुलर लॉ से याद रख सकते हैं, सिंपल इसमें इस्तेमाल किया है। अब मैं कोलोम्बस लॉ लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं K लिखूंगा बाद में लास्ट में, Q1 Q2 बटा R, ये स्केलर फॉर्म है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, F21 या F21 ही लिखते हैं, या F12 या जरूरत नहीं है कि आप Q1 पे फोर्स दे रहा है या Q1 सेम है, लेकिन मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो जब मैंने वेक्टर्स डायरेक्शन ले ली, तो K कम्स आउट इक्वल टू Q1 डिवाइड बाय स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म इतना है, इसको डायरेक्शन वेक्टर यूनिट वेक्टर ऐड होगा ये वाला R12, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट मैग्नीट्यूड होगा। यूनिट वेक्टर जब हम ऐड करते हैं उससे मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं आता, वो सिर्फ डायरेक्शन देता है। यहां F21 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज सेकंड ड्यू टू चार्ज 1, ऐसे, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहां है, तो यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, 1 से 2, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, उसे कैप लगी हुई है। तो यहां वेक्टर नहीं था ऊपर, सीधे मैंने कोई यूनिट वेक्टर मल्टीपल नहीं किया, यहां मैंने वेक्टर ऊपर डाला, तो ऑब्वियसली यहां पे यूनिट वेक्टर मल्टीपल करना पड़ेगा। जब आप ए आपका वेक्टर है, आप लिखते हैं वेक्टर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर। अगर आप कोई भी स्केलर आपके पास है, ए स्केलर है आपके पास, आपको ए वेक्टर बनाना है, आप ए क्या आप मल्टीपल करें, तो आपको ये ए वेक्टर बनेगा, यानी कि यूनिट वेक्टर मल्टीपल करने से आपका जो स्केलर है वो वेक्टर बन जाता है। ये स्केलर था इतनी देर, और इसको मैंने वेक्टर बना दिया बाय मल्टीपल वेक्टर। और आपको तो पता ही है कि एक फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर की, जो फॉर्मूला है वो है कि R यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर डिवाइड बाय R मैग्नीट्यूड। ये भी मैग्नीट्यूड पार्ट है R स्क्वायर, यूनिट वेक्टर है R वेक्टर, तो इसके बदले में यहां पे ये सवाल होगा, इस यूनिट वेक्टर के बदले में यहां सबस्टिट्यूट वैल्यू करूंगा। तो F जो वेक्टर फॉर्म है, अब मैं ये सबस्क्रिप्ट खत्म ही करने वाला नहीं लिखूंगा, जरूरत नहीं है, तो मैं लिखूंगा K, क्योंकि मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इनटू इस R यूनिट के वैल्यू लगा दूंगा R वेक्टर डिवाइड बाय R मैग्नीट्यूड पार्ट। अब मैं F कम्स आउट टू बी इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड R स्क्वायर, और R है तो R क्यूब बनेगा, इनटू यहां पे है R वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड पार्ट है नीचे, ऊपर है वेक्टर पार्ट। सिंपल, आपको कोलम्बस का पहले ट्रायंगुलर लॉ इस्तेमाल करके आप R निकाल दीजिए, फिर आप स्केलर फॉर्म में ले लिए, फिर इसमें आप यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे कोलम्बस लॉ लिखना है, यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करना है,
यूनिट वेक्टर को कन्वर्ट करना, इस वाले यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ये वाला तरीका फॉर्मूला है। यहां इस यूनिट वेक्टर बदले मैंने, अब मैं यहां सबस्क्रिप्ट खत्म नहीं कर रहा हूं, मुझे जनरलाइजेशन चाहिए, जनरल फॉर्मूला बनानी है। तो आर यूनिट वेक्टर का मैंने रिप्लेस किया है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यूज आर यूनिट वेक्टर। तो नीचे मैग्नीट्यूड है और ये भी आर स्क्वायर पहले से मैग्नीट्यूड है, तो आर क्यूब बनेगा और ये आर वेक्टर इटसेल्फ है। अब मैं इस आर के बदले ये वाला वैल्यू दे दूंगा, यानी कि नाउ आई पुट, अगर आप सबस्क्रिप्ट लिखना भी चाहेंगे तो R12 यहां लिखिए, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। तो देन F becomes equal to K Q1 Q2 डिवाइड बाई R के बदले क्या लिखूंगा मैं, R2 माइनस R1, लेकिन ये मॉड है, मैग्नीट्यूड है, इनटू R के बदले आएगा R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म। ये है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अगर आपने यहां पे क्यूब आएगा, सॉरी, अगर आपने F इक्वल टू के Q1 Q2 बटा R2 माइनस R1 स्क्वायर लिखा, यहां क्यूब आ रहा है, तो फिर आपको यहां इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा R2 माइनस R1 यूनिट वेक्टर, यानी कि यहां पे ही मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूं जो ये है, इससे पहले जो फॉर्मूला थी। यानी आप ऐसे याद रखें कि आपका ये है क्यूब, ये है वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स वेक्टर फॉर्म। अगर मैं इसे स्क्वायर की सूरत में लिखना चाहूंगा, मैं फिर से ये वाला एक्सप्लेन करूंगा कैसे लिख सकते हैं आप स्क्वायर की सूरत में इसको। तो F इक्वल टू के Q1 Q2, यहां मैं लिखूंगा R2 माइनस R1, ये वेक्टर है, डिवाइड बाय, इसमें से एक निकाल दूंगा मैं, ये R2 माइनस R1 स्क्वायर होगा और एक बाहर निकालूंगा R2 माइनस R1। कभी ये दिमाग में रहता है यहां क्यूब कैसे आ गया, तो यहां वेक्टर है, अगर मुझे यहां स्क्वायर लाना है ना, तो फिर यहां पे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1 स्क्वायर इनटू यहां पे आएगा फिर यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये बनेगा वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, ये हो गया R वेक्टर R2 माइनस R1 डिवाइड बाय इट्स मॉड, R2 माइनस R1 का मॉड, तो ये इक्वल टू होगा R कैप 2 माइनस R1 कैप। तो यहां मैं लिखूंगा R2 माइनस R1 कैप। तब आप वेक्टर नहीं लिख सकते हैं, जब आप नीचे स्क्वायर आ जाएगा तो यहां पे फिर यूनिट वेक्टर आ जाएगा, अगर यहां क्यूब आया तो फिर यहां पे वेक्टर आ जाएगा। तो दोनों सूरतें हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये दोनों ये मैंने यहां पे ब्रेक कर दिया स्क्वायर को, और इसके बदले मैंने अब यूनिट वेक्टर लगा दिया आर कैप, क्योंकि आपको पता ही है आर वेक्टर डिवाइड बाय मॉड इज इक्वल टू आर यूनिट वेक्टर। R2 माइनस R1 वेक्टर है डिवाइड बाय मॉड, क्योंकि यहाँ ऊपर वेक्टर है ही नहीं है, मॉड लाइन है, तो ये R यूनिट वेक्टर बन गया। ये दोनों तरीके हैं, अगर नीचे स्क्वायर आया तो यहाँ R2 माइनस R1 कैप आ जाएगी, और अगर नीचे क्यूब आ गया R2 माइनस R1 क्यूब, तो यहाँ ऊपर R2 माइनस R1 वेक्टर आ जाएगा। ये है वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। इस ट्रायंगल को समझना है, यहां खुद ही ट्रायंगल बनानी है, ऐसे सीधे ये प्लस ये इज इक्वल टू दिस। आप ट्रायंगल ओ ए बी लिख सकते हो, और फोर्स का ये डायरेक्शन है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी Q1 टू R1 टू 2। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ और इसके साथ जो रिलेट होगा वो डिस्कस करेंगे। सपोज आपको देखना होगा, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है इनसाइड द न्यूक्लियस, और इसका जो रेडियस है वो है 0.53 एंगस्ट्रॉम। R of hydrogen, radius of hydrogen is 0.53
एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, यानी कि आप R लिख सकते हैं 0.53 10⁻⁻10 मीटर। Now, hydrogen atom, calculate the electrostatic force of attraction between the proton in nucleus and the electron in the first shell. This hydrogen का रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना F इज इक्वल टू, मैंने अभी कहा 9 to 10 पावर लिखा करो यहाँ पे, दिस चार्ज ऑफ प्रोटॉन is 1.6 to 10⁻⁻19 coulomb into charge of electron that is 1.6 into 10⁻⁻9 coulomb. The charge of proton is equal to plus 1.6 into 10⁻⁻9 coulomb and charge of electron is minus 1.6 to 10⁻⁻19 coulomb. तो फॉर्मूला पता है, F is equal to K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यहाँ K चार्ज ऑफ प्रोटॉन E इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E डिवाइड बाय R स्क्वायर। तुम्हें पता है कि 9 लगाओ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 ये माइनस आ जाएगा, वो माइनस बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाय R स्क्वायर दैट इज 0.53 इंटू 10⁻⁻10 स्क्वायर। R स्क्वायर है ना, हमारे पास 0.53 एंगस्ट्रॉम था, 0.53 angstrom for the radius of the hydrogen atom. So you break the angstrom in 10⁻⁻10 meters, substituting this. After calculation, you get something like 10⁻⁹ the force of attraction between the proton and electron. ये calculate करें आप, you will get the force. आप calculation आप खुद देख सकते हैं, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है करने का वो मुझे दिखाना था यहाँ पे। तो इसके बाद एक और न्यूमेरिकल, सपोज एक आयरन एटम है, आयरन एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, एक आयरन एटम है, उनके अंदर न्यूक्लियस है, ऑब्वियसली उसके अंदर प्रोटॉन्स है, एंड आयरन का एटॉमिक नंबर 26, इसका मतलब 26 प्रोटॉन्स होंगे। जो प्रोटॉन है आयरन एटम के अंदर, दो प्रोटॉन वो सेपरेट है बाय अ डिस्टेंस 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। आयरन एटम ले लिया हमने Fe, आयरन एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन वो सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। हम कैसे फोर्स ऑफ रिपल्शन, कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन उनके दरमियान होगा। आयरन एटम के अंदर जो न्यूक्लियस पार्ट है उसके अंदर प्रोटॉन्स है वो 26 है, उनमें दो प्रोटॉन है जिनकी डिस्टेंस 4 पॉइंट, R इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻। और आपको पता है प्रोटॉन चार्ज कितनी है, दैट्स प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरे प्रोटॉन की चार्ज भी यही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑब्वियसली जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K, तो मैंने बताया 9 याद रखो, इनटू चार्ज ऑफ वन चार्ज Q1 Q2 तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, is 1.6 into 10⁻⁻19 and another 1.6 into 10⁻⁻19 divided by R square. R is 4 into 10⁻⁻15 square. I'm calculating further 9 into 10⁻, this is the same power added, 9 minus 19 minus 19, ये 15 to 30 plus 30 ऊपर जाएगा, into इसके साथ आ जाएगा मल्टीपल में ना 9 into 1.6 into 1.6 into 10⁻, नीचे आएगा 4 square 16, and you get answer is 14 Newton. The answer is 14 Newton. After calculation, get 14 Newton answer. With between the two protons which are separated by 4 into 10⁻⁻15 meter, which are apart this much distance inside the iron atom, the electrostatic force of repulsion is 14 Newton.